औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हमारे प्रोग्राम्स में नाज़रीन अगर आपने देखा हो तो उसमें चंद चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हम हमेशा ज़ेर बहस लाते हैं। हमारे नेशनल इश्यूज़, नेशनल कॉज प्रोजेक्ट्स, नेशनल प्रॉब्लम्स, और इन तमाम प्रॉब्लम्स को अगर कोई मसला है तो अगर उसमें कोई इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है तो उसका इशू, अगर इनकंसिस्टेंट पॉलिसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या है, अगर उस प्रॉब्लम की वजह से जो प्रॉब्लम फर्दर क्रिएट हो रही हैं, मसले मसाइल हम पाकिस्तानियों को क्रिएट हो रहे वो क्या है। नॉट ओनली दिस नाजरीन, वो ये कि इनका हल क्या है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है। इस्लाम में अगर अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है तो मुकम्मल पैगाम दे के किया है। और हमारे नाज़रीन जो मुफ्तियाने कराम हैं वो आधी बात पे फतवा इशू कर देंगे, आधी बात पे डिक्लेरेशन दे देंगे कि ये हलाल है, जबकि कुछ आयात की वो मुनाफी हो रही होती है, कुछ की कह लें कि बस बेअदबी हो रही होती है। क्योंकि अल्लाह के अहकाम अगर हम एक आयत माने और दूसरी झुटला दें तो ये बात ठीक नहीं। इसी वजह से क्योंकि हमने ना तीतर ना बटेर एक हाइब्रिड सा सिस्टम लेके कॉन्स्टिट्यूशन में भी हाइब्रिड किस्म की सिचुएशन डाली हुई है, जिसकी वजह से आज हम इन मसले मसाइल में हैं कि 20 करोड़ के करीब लोग गरीब हैं। अगर 24 करोड़ के मुल्क में 2 करोड़ एलीट क्लास के हिस्सेदार वही जो बिजनेस कमा रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसी में ब्यूरोक्रेसी भी है और उसी में पॉलिटिशियंस भी हैं, उसी में बिजनेस कम्युनिटी भी है, वही पॉलिसी प्रोटेक्टेड बिजनेस के तहत पैसे कमा रहे हैं बाकी 20-22 करोड़ लोगों से, तो उसकी वजह से गुर्बत बढ़नी है, गुर्बत कम नहीं होनी। आज के हमारे 2 इश्यूज होंगे नाज़रीन। पहला इशू होगा कि ब्यूरोक्रेसी की बैरून ममालिक असासाजात, और दूसरा इशू होगा टैरिफ की जंग। और इस टैरिफ की जंग में हमारे साथ ज़ेरे बहस डिस्कशन के लिए हमारे संग हैं मंसूर आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप क्या हाल है? आपकी ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र सर। टैरिफ की जंग और मंसूर आफरीदी साहब के संग, पहला सवाल यह कि सर ये टैरिफ की जंग किधर जा रही है? जो नया कल का बयान आया हमारे महबूब ट्रंप साहब का कि इंडिया पे फर्दर टैरिफ लगा दिया, सर आपके पास क्या खबरें हैं? अच्छा, टैरिफ में बुनियादी ये डोनाल्ड ट्रंप का एक टूल है, एक हथियार है नेगोशिएशन के लिए, किसी भी मुल्क को बो डाउन करने के लिए कि अगर आपने मेरी ये शराइत नहीं मानी तो मैं आप पे टैरिफ लगा दूं। अब जिस तरह सबसे पहले इन्होंने तो चाइना पे टैरिफ लगाया और वो आपको याद है वो 140% पे जा चुका था। अब फिर उसको जब चाइना ने भी रिसिप्रोकेट किया और वो बो डाउन नहीं हुआ चाइना ने, और उसी तरह तुर्की बतुर्की जवाब दिया, तो फिर ट्रंप साहब उन्हें टैरिफ नीचे कर अब 30% पे ले आए, और अभी भी उनको एग्जम्पशन दे दी है 14 तारीख तक, और 14 तारीख के बाद डिसाइड करेंगे कि उन पे अब कितना टैरिफ लगाए। तो ये साबित होता है कि ये इनका एक मोहलिक हथियार है, और ये हथियार अब इन्होंने ताजा ताजा 2 मुल्कों के खिलाफ किए हैं। एक तो पहले किया था ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन जब ब्राजील के सदर से पूछा गया कि आप ट्रंप साहब से कोई कल ही की बात है, आप कोई बात करने वाले हैं ट्रंप साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप साहब का ना फोन उठाऊंगा ना फोन करूंगा, मैं तो जो चाइना का सदर है शी जिनपिंग, जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, मैं तो उन तीनों से बात करूंगा, मुझे तो ट्रंप साहब से बात करने की जरूरत नहीं। अब देखा जाए तो ये ब्राजील ये एक बहुत एलाइड पार्टनर था अमेरिका का, और उनके सदर की तरफ से इस तरह के बयान आना कि वो कहते हैं कि हमने ट्रंप से मैंने बात ही नहीं करनी, इस तरफ निशानदेही हो रही है कि अमेरिका को ट्रंप साहब किधर ले जा रहे हैं। दूसरा, इनका अपना बड़ा हमसाया मुल्क और बड़ा ही इनका देरीना दोस्त कनाडा पे भी इन्होंने इस तरह टैरिफ लगाए, और कनाडा ने भी अब वो एक किस्म की धमकी दे दी है कि आप जितना टैरिफ लगाएं हम अपने अब मेड इन कनाडा पे जाएंगे और अपनी मईशत को सुधारेंगे।
इस तरह जो ताजा तरीन इनका शिकार हुए हैं वो हिंदुस्तान हुए हैं, आपके और हमारे हमसाए। अब वो हिंदुस्तान के इस वजह से नहीं हुए कि उन्होंने कोई अमेरिका पे टैरिफ लगा दिए। आपको पता है कि चीन और हिंदुस्तान वाहिद दो ममालिक हैं दुनिया के जो तकरीबन 80% तेल रशिया का खरीद रहे हैं दोनों मिला के, और उसमें से कोई 35 से 30% रशिया हिंदुस्तान खरीद रहे और 40-45% चाइना खरीद रहे हैं। अब चाइना के साथ तो वो पंजा लड़ा चुके हैं ट्रम्प, तो वो अब दोबारा चाइना पे तो नहीं आ रहे, उनको खदशा है कि वो दोबारा टैरिफ लगा रहे, तो इन्होंने अब हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाए कि ये जरा कमजोर मुल्क है, इतना ताकतवर नहीं है जितना चीन है, तो हम इस पे टैरिफ लगा देंगे और जब टैरिफ लग जाएगा तो ये तेल नहीं लेगा। और ये चाह रहे हैं कि जो इनडायरेक्टली चाह रहे हैं कि रशिया से तो तेल ना लो, अमेरिका से तेल, यानी अमेरिका से आप तेल लें। और दूसरा इनके भी मुज़ाकरात चल रहे हैं चाइना की तरह अमेरिका के साथ, उसमें ट्रम्प चाह रहे हैं कि आप अपना एग्रीकल्चर जो आपका एरिया है इसके लिए खोल दें हमारे, क्योंकि इंडिया अपने एग्रीकल्चर को बहुत प्रोटेक्ट करता है, सब्सिडी देता है चीजें। वो कह रहे हैं आप ये चीजें छोड़ दें, इनको 0% टैरिफ कर दें हमारे प्रोडक्ट्स के, वो हिंदुस्तान नहीं खोल रहा है। तो इनको ये था, ट्रम्प को अंदाजा था, क्योंकि चीन तो बहुत ताकतवर मुल्क है, उसके साथ तो पंजाजमाई हो गई है। ये ट्रम्प हमारा इंडिया हमारा इत्तेहादी भी है, और हम इसको कह भी दें तो तेल ही है ना, रूस से तेल बंद कर दें। लेकिन जब उन्होंने 25% जी सर ये पूरे मामलात में हम देखें, चाहे वो ब्राज़ील जैसा छोटा सा मुल्क हो या इंडिया जैसा बड़ा इकॉनमी हो, मईशत हो, हर कोई अपने बेनिफिट के लिए बड़े बोल्ड डिसीजन लेता है। जिस तरह ब्राज़ील ब्रिक्स में भी आ रहा है, रशिया इंडिया उनके साथ ही है, अभी ये जो टैरिफ वार में भी उन्होंने कहा वी डोंट केयर, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हम एक अपने बेनिफिट के लिए, अपनी पॉलिसी प्रोटेक्टेड बिजनेस के लिए इंटरनेशनली हम एक जत्थे की तरफ जाएंगे जहां पे हमें ज्यादा सपोर्ट मिले, जहां हमें बेनिफिट मिले। इस पूरे सिनेरियो में सर हम पाकिस्तान, हम अपने बेनिफिट का नहीं सोचते, हमारा ब्यूरोक्रेट हमारे बेनिफिट का नहीं सोचता, हमारा पॉलिटिशियन हमारे बेनिफिट का नहीं सोचता, हमारी जो हुकूमत वक्त है वो भी मसलहतन जो भी मामला को तय कर रही होती है, इंटरनेशनल प्रेशर को ऑब्जॉर्व करके उनकी एक्सेप्टेंस में हाँ मिला रही होती है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी को मैं की कमेंट को आपने बड़ा दरिया को कूजे में बंद कर दिया, इसको आगे लेके चलता हूँ कि ट्रम्प साहब ने जब ये 25% हिंदुस्तान पे जो लगा था, तो मासिवाय ब्राजील और चाइना के इन दो मुल्कों के अलावा ये सबसे ज्यादा था अपने पीयर ग्रुप रीजन में, यानी पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश, जापान, जितने भी थे इसका। तो ट्रम्प साहब को ये 25% है, इस पे ये मान जाएंगे और रूस से तेल बंद कर देंगे। वो हिंदुस्तान ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी। अब मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जो एडिशनल 25% कल लगे हैं हिंदुस्तान पे, ये क्यों लगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने सख्त स्टेटमेंट दी, और सख्त स्टेटमेंट इस तरह की दी कि वो कोई हवाई बात थी कि उन्होंने कहा कि आप भी रूस से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक ईवी बैटरी के लिए ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, पहले आप रूस से अपनी इंपोर्ट बंद करें। यानी इन दूसरे अल्फाज में हिंदुस्तान ने बड़ा ब्लंटली अमेरिका को कह दिया कि फर्स्ट यू मेक योर ओन हाउस इन ऑर्डर, यानी पहले आप अपने घर को देखें फिर हमें कहें। इस पे मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रम्प साहब बिल्कुल थक गए हैं, और उन्होंने एडिशनली 25% लगा दिया और हिंदुस्तान और ब्राजील को एक कर दिया उस पे। और उसके बावजूद इस पे भी फिर हिंदुस्तान का दोबारा मेरे ख्याल में कोई आधे घंटे में रिस्पॉन्स आ गया, और उन्होंने कहा था कि आपने तो लगा दिया, ये ज्यादती है, सारे ममालिक को इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपने हिंदुस्तान को टारगेट किया, लेकिन हम फिर भी अपने मुल्क के मफाद में ही फैसला करेंगे, हम इसको। और सबसे जो कलीदी बात हुई है, इंपॉर्टेंट बात हुई है कि कल ही सुबह ही नरेंद्र मोदी ने अपना खासुल खास मुशीरुल खास अजीत डोवाल को रशिया के दौरे पर रवाना कर दिया, और वो कल मॉस्को पहुंच चुका है, और आज उसकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होनी है। इसके दो पहलू हैं, एक तो यह है कि वो अपने ताल्लुकात और मजबूत कर रहे हैं और तेल की खरीदारी जारी रख रहे हैं, दूसरा अमेरिका को भी मैसेज चला गया, और तीसरी एक अहम बात जो उसमें यह है कि जो SCO की मीटिंग जो चाइना में हो रही, जिसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, ये तो तकरीबन इसमें 25 दिन रहते हैं, मतलब कि किसी ने जाना है नहीं जाना है, लेकिन
कल ही नरेंद्र मोदी ने उनकी हुकूमत ने ट्वीट कर दिया कि नरेंद्र मोदी 30 तारीख अगस्त को शंघाई बीजिंग जाएंगे एससीओ मीटिंग के लिए। ये ऑप्टिक्स की मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्टिक्स है और मैसेजिंग है अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखने का। सर इसमें सर जो आपने एक बात की ना सर, आप सॉरी टू कट यू ऑफ, कि इंडिया ने अपना रिप्रेजेंटेटिव रशिया में मॉस्को में भेज दिया जो ये डिस्कस करेगा कि जी हमने तेल की खरीदारी नहीं रोकनी और अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेगा। आप देखिए अगर हम कंपेयर करें इंडिया का जो 25% एडिशनल टैरिफ लगा उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, और जितना ऑयल वो खरीद रहा है वो कितने डिस्काउंट पे खरीद रहा है। रशिया से स्पेशल डिस्काउंट है इंडिया के लिए जो पाकिस्तान के लिए नहीं है। वो डिस्काउंट अगर $2 पर बैरल या $2 पर टन जो भी उनका रेट है, अगर उतना भी डिस्काउंट मांग लेता है तो उसका जो 25% टैरिफ है वो कंपनसेट हो जाता है। उस बेसिकली इस निगोशिएशन को उसने मैनेज करना है। जो मेरा ओपिनियन है, एक काम अपने रिलेशन और अच्छे करेगा, अपनी मुईशत के लिए और ज्यादा डिस्काउंट लेगा और फ्यूचर में और ज्यादा फेवर लेगा। देखें जी, मैंने इंडिया यूएस को निगेट किया है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूं, आप मुझे क्या देते हैं। तो ये बेनिफिट इंडिया और ज्यादा अवेल करेगा, उसको तो बेनिफिट में गई है ये स्टेटमेंट। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है शहजादा। मैं इसको आगे ऐड कर दूं कि ये तो करने गया, आपने इसको बड़ा सही पॉइंट किया था, ये मेरे जहन में नहीं था और ये पॉइंट आउट किया है। और उसी से मुझे एक नुक्ता याद आया कि जो टैरिफ लगे हैं ये इंडियन एक्सपोर्ट पे लगे हैं ना, जो $80 अरब अमेरिका जाते हैं जी, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट में कोई $450 अरब मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट है कि 400, उसमें से ओवरऑल एक्सपोर्ट में कोई 100 से $150 अरब ऑयल एक्सपोर्ट है। यानी ये वो ऑयल एक्सपोर्ट है जो ये मंगवाते हैं रूस से, उसको रिफाइन करते हैं और फिर बेचते हैं। तो अगर वो उसको रशिया और डिस्काउंट पे देगा और अगर वहां से $20-30 अरब की हिट पड़ भी गई अमेरिका से, तो $20-30 अरब ये आपने बड़ा माशाल्लाह बड़ा मेरा बिल्कुल इसकी तरफ जहन नहीं था, आपने बड़ा जबरदस्त किया कि किस तरह, और मैं भी हैरान था कि ये किस तरह खड़े हुए हैं। ये देखे ना, $80 अरब की एक्सपोर्ट है। हमें तो कोई कह दे कि आपको IMF का लोन अगले महीने लेट हो जाएगा 1-2 महीने, तो हमें तो वक्त तारी हो जाता है। ये किस तरह एक मुल्क है जिसकी अमेरिका पे इतनी डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट जा रहे हैं और वो उनके रिस्पांस में जवाब पे जवाब दे रहे हैं और अपना एनवॉय। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल आपने सही किया कि उन्होंने यही कैलकुलेशन की होगी। सर ये एक फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट की और चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैलकुलेशन होती है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मैं अगर कुछ दे रहा हूं तो कहीं से कमाना क्या है, कमा रहा हूं तो देना क्या है। ये डिसीजन मेकिंग है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बेसिकली परसेंटेज टर्म में कोई कैलकुलेट करने की पोजीशन में नहीं आती, या सियासत हमारे बेचारे उनको यही नहीं पता कि वजीर तालीम को मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो क्या फैसला करेंगे बेचारे, मासूम से हमारे दोस्त हैं ये। लेकिन फिर भी इंडिया के जो लोग हैं, सब इकोनॉमिस्ट हैं, वो फौरन देखते हैं कि हमने अपना फायदा कहाँ से उठाना है और किस तरह से निगे। अब देखें इसकी इस स्टेटमेंट से कल को चाहे टैरिफ वापस भी हो जाए, लेकिन इंडिया ने अगले 50 साल के लिए बेनिफिट उठा लेना है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो आपने एनालिसिस दी है, मैं तो मीडिया भी देखा है, इंटरनेशनल मीडिया का, ये वाला एनालिसिस जो आपने दिया माशाल्लाह, ये मैं आपके सामने तारीफ इसको कूजे में बंद कर देना, इसको कूजे में बंद कर देते हैं। इस पे हम प्रोग्राम भी कर देंगे कि इंडिया को अगले 50 साल में एनुअल कितने $बिलियन मुनाफा होगा। स्टेटमेंट, ये जो यूएस की स्टेटमेंट से इंडिया किस तरह इस्तेफादा उठाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये इससे इनको तकरीबन देखे ना, ये इनको कोई इंडिया को कोई 40-50 पर बैरल पड़ रहा है रशियन ऑयल, और इंटरनेशनल मार्केट में वो 80-90 है, तो यहीं से कमा रहे हैं। और दूसरा, इनका जो मेन एक्सपोर्ट आइटम है, मैं हैरान हूं जब इनका डाटा देखा, जब टैरिफ पार हुआ तो इनका मेन एक्सपोर्ट आइटम ऑयल ही है। यानी मैं समझ रहा था कि कोई एग्रीकल्चर होगा, बाकी मैंने कहा इंडिया में तो ऑयल है ही नहीं, मतलब इंडिया में तो अपना ऑयल नहीं है ना, जितना हमारे पास इतना इंडिया का एक हिस्सा है ना, लेकिन ये ऑयल कहां से जा रहा है, $150-200 अरब का ऑयल एक्सपोर्ट हो। फिर पता लगा कि ये तो सारा रशियन ऑयल है जो ये जाके रिफाइन करते हैं। और देखिए ना, ऑयल के लिए किसी बायर की जरूरत नहीं होती, ऑयल का बायर सारा दुनिया है। यानी ऑयल अफगानिस्तान भी आपसे ले लेगा ना, ऑयल की तो हर एक को जरूरत होती है, गाड़ियां चलानी है, बिजली पैदा करती है। ऑयल की तो अभी तक 50-60 साल में कोई इतनी ग्राफ नहीं है। तो आपकी बड़ी सही है। जहां तक आपने पाकिस्तान की बात की ना, तो अफसोस इस बात पे है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी स्पेशली वो बस इसी में होती है कि हमने अगले
साल IMF के 6 अरब डॉलर का पैकेज कैसे लें? लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। और आप जिस तरह शुरू में भी जिक्र किया कि ब्यूरोक्रेसी, तो आपको पता ही है जो मीडिया में आया, ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान आया है सर, ये बयान भी बड़ा जबरदस्त आया है सर। देखें कि हमारी 50% ब्यूरोक्रेसी, बल्कि उससे भी ज्यादा उनकी बैरून ममालिक में जायदादें हैं। और ये देखें, एक 20वें 21वें 18वें ग्रेड का अफसर सर हलाल की सैलरी से 150 साल कमाता और सेव करता रहे, घर नहीं बना सकता अपने स्टैंडर्ड का। झुग्गी जरूर बना लेगा लेकिन उस स्टैंडर्ड का घर नहीं बना सकता, लेकिन वो यूरोप में जायदादें बना रहा है। इसके ऊपर सर आप क्या कहते हैं? आपने तो घर की बात की, मेरे ख्याल में 1600 सीसी गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। वो देखे ना तनख्वाह में से कितने बचा पाएंगे, क्योंकि तनख्वाह तो सारे 2 लाख सेव नहीं होने ना, उसमें अगर वो रहेगा तो वो खर्चे भी होंगे, बच्चों के फीसें भी होगी, तो वो तो उसके साथ 20-25 हजार रुपए रह जाएंगे एट द एंड सेविंग कर भी। और जो लेविश स्पेंड हमारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, आपको तो पता ही है किस तरह का सूट पहनते हैं, जूते, स्टाइल, मतलब ब्रांडेड चीजें लेते हैं। आप कोई मुझे एक ब्यूरोक्रेट बता दें जो कि मार्क एंड स्पेंसर, पोलो, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इसके अलावा कोई कपड़े पहनते हो? वो तो अपनी हद तक इज्जत समझते हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड कोई, अगर आप कोई तोहफा भी ले जाएं किसी ब्यूरोक्रेट के लिए और वो कोई पाकिस्तानी शर्ट हो या पाकिस्तानी कोई चीज हो, तो वो उसको हकारत की नजर से देखते हैं कि आप हमारे लिए ये लाए। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए मार्क एंड स्पेंसर, पोलो और होगो बास, कौन कौन से, हमें तो नाम भी नहीं आते, वो वाला आप जिनकी कम अज कम कीमत 20 से 25, 30, 40 हजार एक तोहफे की हो, तो आप उनका स्टैंडर्ड देखें तो वो जो तनख्वाह है, मेरे ख्याल में वो तो उनकी सिगरेट की डब्बी के लिए काफी होती है, जो महीना पीते हैं, जो महंगा सिगार वो लेते हैं, या जो फायर का जो पेंशन है, जिस हम तो अब पीते नहीं है, जवानी में थे, अब तो छोड़ दिया सब कुछ। तो ये पोजीशन है। तो वो कहाँ से, तो आपने तो माशाल्लाह घर की बात कर ली। घर तो बियॉन्ड इम्पॉसिबल। आप देखें, मैं और आप पर्सनल हैं, हम कितने कनाल का घर बना सकते हैं या कितने मरले का नहीं बना सकते। ये तो ब्यूरोक्रेट, मैं तो ये कहता हूं कि हमारी कौम इतनी जबरदस्त है, इतनी बड़े दिल वाली है कि अगर ब्यूरोक्रेट सारी लाइफ कमाए और करप्शन भी करे और उसमें एक घर ले ले, बच्चों के एजुकेशन कर ले और एक गाड़ी ले ले, हमारी कौम इसको माफ कर दे। ओके चलो, घर इसने 25 साल मुल्क की खिदमत की है, रेवेन्यू इकट्ठा किया है, पॉलिसी, एक घर भी इसके लिए माफ, बच्चों की एजुकेशन भी माफ, गाड़ी भी माफ। लेकिन यहाँ देख, पुर्तगाल में जाके वजीर दिफा साहब का, और कहां से बयान आ रहा है, वजीर दिफा साहब का, कि पुर्तगाल में हजारों ब्यूरोक्रेट हजारों एकड़ों में जमीनें खरीद रहे हैं, वहां जाके फ्लैट्स ले रहे हैं, वहां जाके प्रॉपर्टी। ये तो सिर्फ पुर्तगाल की कहानी है। आप इंग्लैंड जाए, आप अमेरिका जाए, डुअल नेशनल जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी सब बच्चे बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, मुल्क में उनका कोई स्टेक नहीं है। तो जिस मुल्क के आपका अपना स्टेक ना हो, उस मुल्क के लिए आप पॉलिसी क्यों बनाएंगे? सर ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमें ये देखना पड़ता है। मंसूर आफरीदी साहब, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करते हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे मंसूर आफरीदी साहब हमारे साथ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हज़ारों लोग यूरोपियन ममालिक में अपने प्लाट्स ले रहे हैं, जबकि हम पाकिस्तान में सैलरी से घर तक नहीं ले सकते, क्या गाड़ी तक नहीं ले सकते। उनकी नेट सेविंग देखें तो वो अफोर्डेबल नहीं है कुछ भी करने के लिए, लेकिन उनकी लग्जरी लाइफ है। लेकिन हमारी कौम माफ़ कर सकती है। मंसूर आफरीदी साहब, कौम का बड़ा दिल है, माफ़ कर सकती है। मेरा एक सवाल है आपसे, नैब ये कहती है कि नैब का कानून ये है कि कोई करप्शन 50 करोड़ की होगी तो नैब के दायरे में आएगी, और दूसरी तरफ 26वीं तरमीम आ गई, वो ये कहती है कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो अगर इंडिविजुअल लेके आएगा तो वो सिर्फ इंडिविजुअल उसी बंदे तक, एप्लीकेंट तक, पटिशनर तक रिस्ट्रिक्ट होगा उसका बेनिफिट, वो कौम तक नहीं जाएगा। 26वीं अमेंडमेंट, अगर कुछ एनजीओज आए, लोग आए, हजारों करोड़ों लोग आए, तो फिर वो 26वीं अमेंडमेंट के तहत वो सुनी जाएगी, सुनवाई होगी। देखिए, हमारा लॉ
कहीं ना कहीं पार्लियामेंटेरियंस को प्रोटेक्ट करता है। नैब का लॉ ये कहता है कि 50 करोड़ की करप्शन होगी तो आप हमारे दरवाजे पे आए, और 26वीं का अमेंडमेंट ये कहती है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर आएगा उसको बेनिफिट मिलेगा। मसलन 1000 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी जायदादें हैं, और एक अकेला मंसूर आफरीदी या शहजादा शौकत एज एन एप्लीकेंट चला जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक एनजीओज और हजारों लोग ना हो। ये देखें, ये हमारी इनकंसिस्टेंसीज हैं, इसके ऊपर आपकी मुझे माहिराना तायराना राय चाहिए। इस पर तो देखें ना, जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और कोई भी कानून उठाए, उसमें जो बुनियादी चीज है वो है इंसानी हकूक। इंसानी हकूक क्या है? इंडिविजुअल के हकूक। यानी आप वेस्ट में भी चले जाएं, आप इस्लाम के कवानीन उठा लें, इंडिविजुअल इंफरादी के हकूक पे जोर दिया गया है। इज्तिमाई हकूक तो है एज अ रियासत, लेकिन पहले इंफरादी हकूक के किसी का हक जाया ना। आप देखें ना, फिर तो ऐसे 26वीं 27वीं तरमीम ला के 28वीं तरमीम ये कर दें कि इंडिविजुअल वोट डालने की भी जरूरत नहीं। बस जिस तरह नमाज जनाजा में है कि मोहल्ले की तरफ से जिस तरह एक भी पढ़ ले तो सबकी तरफ से हो जाती है, तो एक भी बंदा जाके वोट डाल ले तो उस गांव का सबका वोट डाल जाता है। इसका क्यों एक इंडिविजुअल के लिए, एक बंदे को, नहीं जो 18 साल से भी ऊपर हो जाए। लेकिन ना हमारे माशरे में तो फिर भी घराने का कॉन्सेप्ट बड़ा है, इन जो बड़ा घर का फैसला कर लेते हैं वो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जमहूर ने फिर भी उस घर के अंदर जो छोटा लड़का है, बच्चा है 19 साल का, 20 साल का, उसको भी हक दिए कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आप अपने माँ बाप से भी इख्तिलाफ कर सकते, आप अपने घर के बड़े से भी इख्तिलाफ कर सकते, आप जाके वोट डाल के किसी भी को वोट डाल के आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल के हकूक पहले हैं, इज्तिमाई हकूक बाद में। इज्तिमाई हकूक बाद में आएंगे, पहले इनफरादी हकूक। तो आपने अगर ये कानून ले आए 26वीं तरमीम में कि इनफरादी हकूक को आपने सलब कर लिया ना, कि मेरी फरियाद पे किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। सिंपल अगर मैं कहूँ अल्फाज, यानी अगर मैं फरियाद चला जाऊं या शहजादा साहब, क्योंकि हमारी फरियाद पे कुछ नहीं। हाँ, जब जम गफीर आएगा तो जम गफीर पे जाके फैसला होगा। तो ये तो आपने बुनियादी इनफरादी इंसानी हकूक की हक तलफी की। लेकिन क्योंकि इस निज़ाम में एक ना इनफरादी सुनने वाले हैं ना इज्तिमाई सुनने वाले, तो इसलिए ये सब कुछ मसाइल बढ़ते आ रहे हैं। जिस तरह आपने शुरू में ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र किया, तो मैं कहीं पे था तो कोई 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर थे, एक के साथ मैंने कहा वाकई अभी हम शेयर कर लेते ना प्रोग्राम में, जरा लाइट प्रोम, तो उनके साथ गपशप लगाई। तो मैं जब निकल आया तो एक तीसरे बंदे के पास गया, दोनों के साथ गप लगा, कह रहे वो फला वाला नहीं है, नहीं ए बी में आपको कह दूं, ए ब्यूरोक्रेट और बी ब्यूरोक्रेट, वो ए वाला ना वो बड़ा तगड़ा, वो सही है, उसके साथ गपशप तक। मैंने कहा बी, वो भी तो बड़े ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए, क्या मतलब मसला? कह रहे नहीं, वो किसी के काम नहीं आता, वो बड़ा नालायक सा बंदा है, किसी का काम नहीं करता। मैंने कहा कौन सा काम? वही जो काम होते हैं, बंदा छुड़वाना और बंदा वो करना, किसी की लड़ाई झगड़ा हो गए तो किसी पे दूसरे पे पर्चा करा देना, तो ये वाले काम नहीं करते। तो है नहीं, वो तो किसी के काम का ही। वो वाला दूसरा बड़ा जबरदस्त है, वो बड़ा लायक है, वो बड़ी खिदमत गुजार बनता है। अब देखें, अगर हमारा पैमाना ये हो गया कि, और ये मैं एक दूसरी मिसाल देता हूँ, मैं एक जनाजे पे गया था, इधर गांव में ही था, तो वहां पे जो वापडे में मीटर रीडर होता है, वो यूनियन का सदर, वो फौत हुआ। तो वो बड़े लोग आए थे, बड़ी जम्मे का, फिर वो बड़ा था, वो लोग के काम करता था, चोरी की मीटर लगा दिए, किसी को लाइन मुफ्त के कर दिए, जो भी आपको मालूम। अच्छा, उसमें से उसका उसी से मिलता जुलता एक चेहरा खड़ा। तो मैंने अपने एक जो रिश्तेदार हमारे थे उनसे पूछा, मैंने ये कौन है? तो उसका कौन है? भाई शायद। कह रहा हाँ ये तो बड़ा भाई। तो मैंने कहा ये क्या उधर गांव होता है? क्योंकि वो वापडा में मीटर रीडर था। कह रहे नहीं, ये तो एसडीओ है। तो मैंने कहा इसको तो कोई नहीं जानता है, ये तो एसडीओ है, और वो जो दूसरा है वो मीटर रीडर है। कह रहे नहीं, ये फारिग है ना। मैंने कहा क्या मतलब फारिग है? हुकूमत ने फारिग कर? कह रहे नहीं, किसी का काम ही नहीं करता है ना। एसडीओ 18 ग्रेड और 11 ग्रेड, 6 ग्रेड मीटर रीडर, और उस मीटर रीडर के साथ मैंने खुद शहजादा साहब लैंड क्रूजर देखी थी, वो उसके और उसके साथ और जो एसडीओ साहब थे उसको खुद मैंने मोटरसाइकिल पे।
सर देखें, अब ये है कि हमारा जो माइंडसेट जनरल पब्लिक का ये है, एक माइंडसेट ये है कि हमारे जायज़ काम कर दो यार, ये आपकी मिन्नती है, तरला है। लेकिन एक ये है कि हमारा कोई भी काम हो, जायज़ है या नाजायज़ है, वो ब्यूरोक्रेट, हमारा सरकारी मुलाजिम हमारी हेल्प करे और कर दे तो वो जिंदा दिल है, और जिसने काम करना ही नहीं है, किस जायज़ हो नाजायज़ हो, वो हमारा निगद्द है, निकम्मा है, नकारा है। लेकिन जो जायज़ काम, जायज रिक्वेस्ट मानने वाले लोग वो बहुत कम है। इस तीन कैटेगरीज के ऊपर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये है ना जो कि बिल्कुल काम नहीं करे, लेकिन वो तो देखो ना, सरकार में जाके कोई ना कोई काम तो करते हैं ना, आप ऑफिस जाके, लेकिन वो जो 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 जो, जो आपने कहा ना कि ये ऐसा काम कि ये कोई काम नहीं करता है, वो ये नैरेटिव है जो इन बेचारों के खिलाफ बना हुआ है, जो कि सिर्फ जायज काम करते हैं। इनके खिलाफ नैरेटिव बनाया गया कि अपना काम भी नहीं करते, जायज काम। जायज काम तो वो करेंगे ना, एक वापडे वाला अफसर बैठ गया दफ्तर 9 से 4 बजे, वो काम तो दफ्तर में कुछ करेगा ना, उसके पास जो बॉस कहेगा वो करेगा। लेकिन नैरेटिव ऐसा बना दिया गया कि अगर कोई नाजायज काम नहीं करेगा तो उसका नैरेटिव बना दिया कि ये बिल्कुल फारिग है, इससे कोई काम नहीं करता है, ये बस मक्खी पे मक्खी मारता है। हालांकि वो बहुत काम करता होगा, और कहती वो डिपार्टमेंट हो सकता है उससे उसी से चलता हो, क्योंकि वो जो नाजायज काम करने वाला है वो तो अपने दफ्तर भी नहीं आता है ना, वो तो घर बैठ के अपने काम कर रहा है। इसकी एक और स्टोरी सुनाता हूँ सर। हमारा चूंकि एनर्जी सेक्टर से भी ताल्लुक रहा है, आपको याद होगा कि विंड पावर की पॉलिसी कहीं आई थी 2005, 6, 7 में शायद पाकिस्तान में, तो बहुत से लोगों ने विंड पावर के LOIs ले लिए, लाइसेंस के लिए कोशिश शुरू कर दी। उसमें से फौजी फाउंडेशन भी एक था क्लाइंट। लेकिन 2014-15 तक, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2013-14-15 की बात है, कि 1 मेगावाट भी विंड पावर नहीं लगी, क्योंकि नेपरा में जो हमारा ब्यूरोक्रेट सरकारी मुलाजिम बैठा था वो फाइल आगे नहीं करता था। जब फौजी फाउंडेशन की फाइल इस तरह स्टक हुई तो वो मुझे अदारों में से किसी ने बताया कि जो फौजी फाउंडेशन की स्टक हुई तो यकीन जाने गाली गलोच तक इस तरह बात हुई कि वो जो बंदा फाइल लेके बैठा हुआ था उसको ये तक तड़ी लगाई गई सरकार की तरफ से, वर्दी वालों की तरफ से, कि कल तुम ऑफिस नहीं आ सकते अगर तुमने ये फाइल आगे ना की। वो जब उसको तड़ी लगी, चीजें लगी, तो फिर वो फाइल आगे गई, तो पहला मेगावाट फौजी फाउंडेशन का एक्टिव हुआ, तो उसके बाद बाकी एक्टिवेट हुए, मक्खी पे मक्खी चलते हुए तमाम फाइलें कंप्लीट हुई। कि हमारा सरकारी मुलाजिम जायज हो नाजायज हो काम करने के लिए तैयार ही नहीं, कहीं मेरे ऊपर कोई मोर्दे इल्जाम ना आ जाए, कहीं मुझे पैसों के बगैर मैं कोई काम कर दूं, ये कैसे मुमकिन है? ये फैक्ट है हमारी लाइफ के सर। मैं किसी से ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था, वो कोई जा नहीं रहे थे ना, मतलब महीना 2 महीने 3 महीने छुट्टी नहीं थी वैसे ही। तो मैंने कहा बड़ी छुट्टियां माशाल्लाह, हम तो आपको पता है ना प्राइवेट सेक्टर के, हम तो जो मैं कोविड में भी था तो तब भी लैपटॉप पे लगा हुआ काम कर रहा था। तो मैंने ब्यूरोक्रेट साहब को कहा कि ये तो बड़े अच्छा हो गया 2-3 महीने मजे। फिर नहीं, मैं खुद नहीं जा रहा, छुट्टी तो नहीं ली। मैंने कहा अच्छा, तो कोई सस्पेंशन, कोई तनख्वाह रुक जाना? नहीं, क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, तनख्वाह तो मिल रही है ना। तनख्वाह तो उन्होंने देनी है, ऊपर की आमदन नहीं है इस चीज में, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। अगर आमदन होगी तो कहना फायदा क्या है जाने का, जब आमदन ही नहीं है, मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे। मैंने कहा अच्छा, तनख्वाह रुकी हुई है अगर पैसे नहीं मिल रहे? नहीं, तनख्वाह तो उन्होंने देनी है, वो तो मेरा राइट है ना, वो तो सरकार ने देना ही देना है, उसमें तो कोई एहसान नहीं है सरकार का मुझे। लेकिन असल का सरकार का एहसान तो ये होगा जब मैं दफ्तर जाऊं कि वो मुझे अंदर द टेबल मेरी कमाई शुरू हो जाए, तो वो मुझे हो नहीं रही है, तो मैं क्या करूं जाकर? सर इसी तरह का वाकया सुनाता हूं मैं आपको भी, कि मेरा सरकारी मुलाजिम है, वो एक दिन उसने छुट्टी की और पार्क में वॉक कर रहा था, एक और सरकारी मुलाजिम मिल गया छुट्टी वाले दिन। कहते यार आप नहीं ऑफिस गए? ये जो मेरा दोस्त है अपने दूसरे दोस्त से पूछता है 19वें ग्रेड से, कहते यार मैं तो पिछले कई महीनों से नहीं जा रहा। कहते क्यों? कहते जो मेरा बॉस है वहां पे गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करनी है तो मैं उसके ऑफिस जाऊंगा ना, बॉस ही नहीं है तो सारे स्टाफ को सैलरियां मिल रही है, पिछले कई सालों से मिल रही है। सर अपॉइंटमेंट होगी तो नीचे स्टाफ को काम करेगा ना, तो यानी कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट ही नहीं होनी तो नीचे जो स्टाफ है उनको सालों साल से सैलरियां मिल रही है। और इस तरह की बिल्कुल मिलता जुलता है। एक सरकारी अफसर थे कराची में, तो वो मुझसे मिले थे, तो वो जानने वाले थे, तो वो मैंने कहा ऑफिस है, तो वो भी इसी तरह नहीं जा रहे थे। ये सिमिलर केस था लेकिन उसका डिफरेंट था। वो कह रहे मेरे नीचे जो बंदा अपॉइंट होना है वो अभी तक अपॉइंट नहीं होना, जो मुझे नोट बना के देगा।
तो मैं दफ्तर जा ही नहीं सकता, मैं केस बॉस को प्रेजेंट ही नहीं कर सकता, तो मैं जाने का क्या फायदा। वो जो नीचे बंदा होगा वो एक प्रॉपर मेमो बनाता है ना, तो जी वो जी। मुझे देगा तो मेरा काम होगा, तो वो है ही नहीं, तो फिर मैंने जाके क्या करना है दफ्तर। सर क्या कमाल है सर। देखें, कई किस्म की स्टोरियां आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस की सर। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि ये तमाम दोस्त जो सरकारी मुलाजिम बन जाते हैं वो अब क्या बताऊं आपको कि पीएनडी में मेरी मुलाकात हुई सेक्रेटरी साहब से, कहते हैं हम वी आर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह उनका स्टाइल था कि हम हुकूमत पाकिस्तान हैं, हमारे पास सब कुछ है। तो ये उनका एटीट्यूड है। जब काम पे जाते हैं नहीं तो तनख्वाहें लेते हैं, बाकी लेते हैं। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट के साथ अगर लिंक करें तो क्या कोई लीगल राइट है हम पाकिस्तानियों के पास या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ईमानदार लोग हैं जुडिशरी में या सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी किसी भी अदारे में जो इनको काउंटेबल कर सके? मेरा नहीं ख्याल अब आवे का वही बिगड़ गया। आपने नैब का जिक्र किया, तो नैब में भी तो सरकारी मुलाजमी है ना, वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे। जहां सारा सिस्टम धुंधला हो गया, आप जाए कमिश्नर ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, जिले की सतह आप जाए, खानेवाल जाए, बक्कर जाए, कहीं भी जाए, मतलब छोटे शहरों की स्पेशली मैं बात कर, तो वहां पे अगर हमारे केपीके में आ जाए, इन शहरों की बात, तो जो कमिश्नर साहब होते हैं, डीसी साहब, उन्हें रेड बत्ती लगाई होती है दफ्तर के बाहर, रेड बल्ब। तो वो पूछते हैं, वो आए होते हैं साइलिन, दरखास्तें होती हैं, किसी को पैसों का मसला, किसी को क्या मसला, मसाइल होते हैं, वो कहते जी साहब मीटिंग में बिजी। और साहब जो अंदर हैं, पहले जमाने में वो टीवी देखते थे, आजकल वो नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे होते हैं दफ्तर के अंदर। तो वो आप हैरान हो। आज पिछली दफा एक वीडियो आई थी, आपने देखी होगी, मैंने भी शेयर की, हो सकता है आपने भी नजर पड़ी हो, जो डीपीओ मेरे ख्याल में राजनपुर था कि साउथ की डिस्ट्रिक्ट में जिला है, उसके डीपीओ साहब की जो दफ्तर था, वो यकीन माने वो दफ्तर उन्होंने ना खुद बनाई थी, मतलब वो करने का कितना अच्छा दफ्तर है वो दफ्तर। मेरे ख्याल में पीसी बुरबन से भी अच्छा बहुत। उसमें जो स्क्रीन लगी थी, टीवी स्क्रीन दफ्तर के अंदर, वो मेरे ख्याल में कम से कम 80-90 इंच की टीवी स्क्रीन, बहुत बड़ी टीवी, प्रोजेक्टर टाइप। तो ये हालात हैं। तो जो पार गरीब बंदा इस गर्मी में बैठा होता है, अपनी फरियाद लेके सुबह 7 बजे आया होता है, उसका आपको पता है क्या होता है। दूसरी तरफ आप जाएं, आप इधर गार्डन टाउन में जाएं, इधर साथ ही पासपोर्ट दफ्तर है, वो लोग आए होते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए शक्करगढ़ से, खानेवाल से, और वो सुबह 4 बजे आके फुटपाथ पे सो जाते ताकि नंबर आए, और बीच में से पीछे से लोग वीआईपी रूट के जरिए अंदर चले जाते, उनका बस 5-10 मिनट में पासपोर्ट बन जाता। और जो कि असल में मैंने आपको शुरू से कहा था कि पाकिस्तान में दरअसल 2 ही कौमें आबाद है, एक हैव और एक हैव नॉट। एक वो कौम जिसके पास सब कुछ है, एक वो कौम है जिसका अपना आसमान भी नहीं है, जिसकी अपनी जमीन भी नहीं। ये एक सैड रियलिटी है सर। आसमान भी नहीं है, जमीन भी नहीं है उन लोगों का, लेकिन अल्लाह है। कोई ना कोई अल्लाह का बंदा इंशाल्लाह उठेगा जिसको ये फॉलो करेंगे, इस्लाम को फॉलो करेंगे, तो इन मसले मसाइल से हम निकलेंगे। जो आपने बात की ना मंसूर आफरीदी साहब, वो दिल को लगी है कि जो हज़ारों सैकड़ों लोग, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी जायदादें बनाई हैं, वो पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में से हैं। जब वो हर डिपार्टमेंट में से होंगे तो वो अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन तो नहीं ले सकते, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे नैब हो, चाहे कोई भी सरकारी अदारा हो। वो कभी भी अपने ही दोस्तों के खिलाफ, अपने ही खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अवाम बाहर नहीं निकल सकती, अवाम के पास लीगल राइट नहीं है। पॉलिटिशियन उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। पॉलिसी प्रोटेक्टेड बिजनेस, लीगल बिजनेस जिसमें उन्होंने कमाया है वो उनके साथ है। और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे मामलात में मैनेज किया जाता है, जो शेल्टर देता है उनको टू लेजिटिमाइज देयर ब्लैक मनी, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और FBI जिन तो सारे मामलात में, कस्टम सारे मामलात में, क्योंकि उधर भी सरकारी मुलाजिम बैठा है, तो कहीं भी किसी भी जगह सुनवाई नहीं हो सकती। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है सर। लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड तो सर एक ही है कि जो ताकत है, जो फैसलासाजी का ताकत है, वो एक्चुअल अवाम को दिया जाए। अवाम के पास अगर ताकत आएगी फैसलासाजी, वो आप किसी भी फॉर्म में दें, आप वोट के फॉर्म में दें,
आप जो जरगे सिस्टम है उसमें फॉर्म में दें, शूरा के सिस्टम में दें, जिस तरह इस्लाम में है उस तरह दें। अवाम को, इंडिविजुअल को, हर बंदे को ताकत दें। सर जब उसके पास ताकत सर आएगी तो ताकत वो से ये है कि सर 1947 से लेके 1958 में जब सदर अयूब आया तो वो तमाम जो अवामी ताकत थी उसको निगेट कर दिया। फिर सदर अयूब साहब ने एंजॉय किया, यूएसए का पपेट बनते हुए उसने सारे मामलात किए, पॉलिसीज ऐसी बनाई कि आज भी हम कर्जे में हैं। अब जब वो गए, भट्टो साहब आए अवाम की ताकत के साथ, लेकिन भट्टो साहब ने अवाम की ताकत के साथ आए लेकिन फिर मुल्क को दो लख्त कर दिया। फिर ज़ियाउल हक साहब आए, फिर आगे बैडमिंटन खेलते रहे नवाज लीग और बेनज़ीर साहिबा। अवाम की ताकत कहीं ना कहीं दबती रही। अब तारुल कादरी साहब आए, उन्होंने धरने पे धरना दिया, पीटीआई धरने पे धरना दिया, अवामी ताकत गई आई, नून लीग ने लॉन्ग मार्च किए, बेनज़ीर ने लॉन्ग मार्च किए। ये अवामी ताकत की बेस पे, पॉलिटिकल बेस पे चलती रही। लेकिन जो अल्टीमेट एजेंडा था करप्ट ताकतों का, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज का, वो परवान ही चढ़ता रहा कि कभी ये 30 अरब रुपए हमारे पे कर्जा था, आज 90,000 अरब कर्ज हो चुका। हमें ये तो सर ये अवामी ताकत तो है ही नहीं। मैं कहां समझ क्यों ये अवामी ताकत थोड़ी ना है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये कोई अवामी ताकत है। बदकिस्मती हमारी अवाम की भी है, जो एक अवामी ताकत हो। उनके अभी भी एक लीडर का मैं बयान कल ही सुन रहा था, बाजवड़ के थे। वो कहते थे कि MNA से पहले आप मेरा घर आके देखे, मेरे 2 कमरे थे और अभी भी 2 कमरे। वो अवामी ताकत, वो एक एंटिटी सिर्फ पाकिस्तान में जुमात इस्लामी। लेकिन बदकिस्मती से हमारी अवाम ने उस जुमात की भी बिल्कुल कदर नहीं, और ना उसको बिल्कुल ना मैंडेट दिया, ना उनको वो दिया। आप देखें ना, उनसे कोई भी इख्तिलाफ कर सकता है किसी बात पे, लेकिन आप उनके लीडरों को जो गुज़श्ता 30 साल गुजरे, उनका लाइफ स्टाइल देखें। चाहे काजी साहब थे, चाहे मुनव्वर हसन थे, चाहे सिराजुल हक थे, चाहे जो मौजूदा है हाफिज नईम रहमान साहब, ये सारे लीडरशिप। और मैं तो उस बाजवड़ में जो जरगा हो रहा है, जो उस लीडरशिप, और देखे ना कितनी वो बात है। जब भी क्राइसिस KP की हद तक तो मैं आपको बता सकता हूँ, जब भी क्राइसिस आती है तो जमाती इस्लामी की लीडरशिप सामने आती है। सर इसमें इसको सर कूजे में बंद कर दीजिए कि जब तक तमाम मेजर जमातें एक होकर अवामी ताकत नहीं बनेंगी। अभी बेनज़ीर का लॉन्ग मार्च था, मरहूमा का या नवाज शरीफ का था या PTI का था, वो सब इंडिविजुअल एजेंडा के थे। जब तक नेशनल एजेंडा का लॉन्ग मार्च तमाम पाकिस्तानी नहीं करेंगे, पावर नहीं रहेगी, वो तफरकाबाजी है। इस पे आखिरी 30 सेकंड सर कंक्लूड कर दीजिए। बिल्कुल आपने 100% सही कहा। जब तक ये सारे उठ के और ग्रास रूट लेवल पे और अपने आप को ये ना समझे कि हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। मसला ये भी है ना, ये सारे इनसिक्योर हैं। ये अपने खानदान के लीडर्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनसिक्योरिटी है ना, कि मेरी जगह कोई और ना ले। इमरान खान साहब ने भी यही कहा, उम्मीदें तो थी उनसे, लेकिन उन्होंने भी ऐसे लीडर लगाए, CM लगाए, ताकि उनकी पर्सनैलिटी कल्ट को मसला ना हो, उनकी पर्सनैलिटी रहे, उनकी सियासत बकाए। जब तक ये इनसिक्योरिटी इन सियासतदानों से नहीं निकलेगी कि आप जाके नाजिम पे लेवल पे, यूनियन पे लीडरशिप पैदा करें, और जब यूनियन से होता हुआ लड़का ऊपर आएगा और चीफ मिनिस्टर बनेगा और फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो उसको जमीनी हकायक का अदराक भी होगा, उसको इनसिक्योरिटी भी नहीं होगी। जब वो नीचे से आया होगा वो इनसिक्योर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वो मेरिट पे है। बहुत शुक्रिया मंसूर आफरीदी साहब, आपने हमें आज ज्वाइन किया। दैट वाज एक्सीलेंट प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे सियासतदानों की इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको खौफ है अपनी लीडरशिप के छुटने का, अपनी सीट के छुटने का, जिसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट को वो पीछे कर देते हैं, पर्सनल एजेंडाज वापस ले आते हैं, जिसकी वजह से अवामी ताकत भी अवामी ताकत नहीं रहती। जब तक तमाम मेजर पार्टीज़ एक होके नेशनल कॉज में, अल्लाह के लिए, पाकिस्तान के लिए अवामी ताकत नहीं बनती, सोल्यूशन नहीं आना। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त दी है। हाफिज़ मुनीर साहब, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। आप देखिए ये जो हज़ारों सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स ने बाहर अपनी जायदादें बनाई हैं, डेफिनेटली वो लीगल बनाई होंगी, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने अपनी कमाई बनाई होगी। उसको देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के लिए लिया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।